दोस्तों, एक 60 साल की बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली रहती थी। वो महिला सरकारी टीचर से रिटायर्ड थी और उसको पेंशन भी मिलता था। उसके घर में कुछ किराएदार लोग रहते थे तो उसको वहाँ से भी पैसा मिलता था। यानी कि उस बुजुर्ग महिला को पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं थी, किराया भी मिलता था और पेंशन भी मिलता था, तो उसकी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस बुजुर्ग महिला के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है, जब आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरीके से भी कुछ हो सकता है। आखिर उस रात हुआ क्या था, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के सिविल लाइन की है। जो 60 साल की बुजुर्ग महिला है उसका नाम सुनीता है। दोस्तों, सुनीता का एक लड़का है और उसके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। सुनीता का लड़का अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु शहर में रहता है और वहीं पर नौकरी करता है। सुनीता पहले सरकारी टीचर थी, लेकिन अब वो रिटायर हो चुकी हैं, तो अपने घर पर वो अकेली रहती हैं। और जो सुनीता का घर है ना, वो बहुत बड़ा बंगला है जिसमें कुछ किराएदार लोग भी रहते हैं। तो सुनीता को पेंशन भी मिलता है और वहाँ से किराए से पैसा भी मिलता है, तो उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। दोस्तों, सुनीता दिखने में 60 साल की जरूर थी, लेकिन उनका जो मन था वो बच्चों वाला था। वो 25 साल की लड़कियों जैसा फील करती थी। सुनीता घर पर अकेली रहती थी, इसीलिए एक नौकरानी रखी थी और वो नौकरानी सुबह में 10 बजे के आसपास आती थी और दोनों टाइम का एक ही बार खाना बनाकर चली जाती थी। दोस्तों, इस तरीके से वक्त गुजर रहा था। तभी एक दिन नौकरानी सुनीता के घर पर आती है खाना बनाने के लिए और बाहर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है, लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला कोई था ही नहीं। नौकरानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। तब तक दोस्तों आसपास के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग दरवाज़ा खुलाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जो सुनीता थी वो दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। नौकरानी सोच रही थी कि मैडम जी रोज़ रोज़ दरवाज़ा खोल देती हैं एक ही बार बोलने पर, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ लोग उस दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा रोशनदान बना हुआ था, उस खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उन लोग को अंदर से अजीब तरीके की महक आ रही थी। अब दोस्तों सभी लोग मिलकर उसके घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। तभी जो नौकरानी है वो अपने मालकिन के कमरे में जाती है, तो अपने मालकिन को वो मरे हुए हालत में बेड पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और दोस्तों नौकरानी के साथ साथ उसके जो पड़ोसी लोग थे जो दरवाज़ा तोड़े थे वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। तभी दोस्तों कुछ लोग डॉक्टर को वहाँ पर बुलाते हैं और जब डॉक्टर सुनीता का चेकअप करता है तो डॉक्टर बताता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। यानी कि दोस्तों कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से उनके पेट में रिएक्शन हो गया है और उनकी मौत हो गई है। अब दोस्तों जब उनकी मौत हो जाती है तब सुनीता के लड़के को फ़ोन करके पूरी कहानी बताई जाती है कि आपके माँ का देहांत हो गया है, आप जल्दी से घर पर वापस आ जाइए। अब दोस्तों इस तरीके से सुनीता का जो लड़का था वो अपनी पत्नी को लेकर बेंगलुरु से महाराष्ट्र वाले घर पर आ जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवा देता है। दोस्तों सुनीता का जो लड़का था उसका नाम वैभव था। वैभव सोच रहा था कि उसकी माँ की उम्र 60 साल के आसपास हो चुकी है, शायद इसीलिए उनकी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों वैभव को पता नहीं था कि उसकी माँ की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। दोस्तों वैभव अपनी पत्नी के साथ साथ महाराष्ट्र वाले अपने घर पर 1 महीने तक रुकता है। तभी वैभव को याद आता है कि उसकी माँ के अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, इसीलिए वैभव अपनी माँ का पासबुक लेकर बैंक में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पासबुक चेक करवाता है। तब बैंक मैनेजर कहता है कि इसमें तो 1 रुपया भी नहीं है। अब दोस्तों बैंक मैनेजर से वो वैभव कहता है कि सर ये मेरी माँ का खाता है और मेरी माँ का दूसरा कोई खाता नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा है, आप एक बार फिर से चेक करिए, हो सकता है आपसे कोई गलतफहमी हो गई हो। तब दोस्तों बैंक मैनेजर कहता है कि सर मैं अच्छे से चेक कर लिया हूँ, इस खाते में 1 रुपया भी नहीं है। अब दोस्तों वैभव इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ के खाते में थोड़ा बहुत पैसा नहीं था बल्कि बहुत ज़्यादा पैसा था और वो सोचने लगता है कि आखिर मेरी माँ इतना पैसा क्या की है, किसको दे दी है। दोस्तों वैभव सोचते सोचते अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी से पूरी बात बताता है। तब वैभव की पत्नी कहती है कि आप एक काम करिए, आप एक बार फिर से बैंक में जाइए और पता करिए कि वो सारा पैसा कब निकाला गया था। अब दोस्तों वैभव फिर से बैंक में जाता है और बैंक मैनेजर से पता करवाता है कि सारा पैसा कब और कहाँ निकाला गया था। तब बैंक मैनेजर वैभव को वो तारीख बता देता है जिस तारीख पर वो सारा पैसा निकाला गया था। अब दोस्तों वैभव और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है जब उस तारीख के बारे में उसको पता चलता है, तो क्योंकि दोस्तों वो तारीख उसकी माँ के मरने से 3 दिन पहले की थी और वैभव सोचता है कि मेरी माँ मरने से 3 दिन पहले सारा पैसा निकाल कर किसको दे दी है। यही सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी वैभव के मन में एक सवाल चलने लगता है और वैभव फिर से बैंक मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से कहता है कि सर मुझे जानना है कि ये सारा पैसा कहाँ से निकाला गया था, किस एटीएम से निकाला गया था और कौन पैसा निकाला था। अब दोस्तों बैंक मैनेजर सारा रिकॉर्ड निकालकर वैभव को दे देता है, तो वैभव को पता चलता है कि कोई व्यक्ति एटीएम से 3 दिन के अंदर सारा पैसा निकाल लिया है
और दोस्तों एटीएम का लोकेशन भी वैभव को मिल जाता है कि उसी लोकेशन से पैसा निकाला गया था। अब दोस्तों वैभव उस एटीएम के लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद एटीएम के सीसीटीवी कैमरे का फोटो निकलवाता है तो वैभव को पता चलता है कि उसी के घर में रहने वाला एक किराएदार है जिसका नाम बंटी है, वही सारा पैसा उसकी माँ के एटीएम से निकाल लिया है। अब दोस्तों वैभव को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर में रहने वाला किराएदार उसकी माँ के खाते से पैसा कैसे निकाल सकता है। इसीलिए वैभव क्या करता है कि अपने नज़दीकी थाने में जाता है और पूरी बात पुलिस वालों को बताता है कि मेरे माँ के खाते से बहुत ज़्यादा पैसा था और मेरे घर में रहने वाला जो रेंटर है, जो किराएदार है बंटी, वो निकाल लिया है। अब दोस्तों पुलिस वाले वैभव से पूछते हैं कि ये कब का कांड है, ये कब का मामला है। तब दोस्तों वैभव बताता है कि सर इस बात को तो 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ की मौत फूड पॉइजन की वजह से हुई है और मैं उसका अंतिम संस्कार कर दिया था यही सब सोचकर। लेकिन अब जाकर मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरी माँ के मरने के पीछे किसी का हाथ है, मेरी माँ को किसी ने मारा है। अब दोस्तों वैभव पुलिस वालों को बंटी का जब एटीएम से वो पैसा निकाल रहा था तो जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था सीसीटीवी कैमरे में, वो क्या करता है कि उस रिकॉर्डिंग को पुलिस वालों को दिखाता है। तो दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसके ऊपर बंटी के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं और उसके बाद पुलिस वाले बंटी की तलाश शुरू कर देते हैं। और दोस्तों लगभग 15 दिन बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि जो बंटी है वो कोलकाता में मकान नंबर 44 और गली नंबर 2 में रहता है। अब दोस्तों पुलिस वाले बंटी के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो दोस्तों बंटी कुछ ऐसे सच के बारे में बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो वैभव था उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वैभव सोच ही नहीं पा रहा था कि उसकी माँ इस तरह की हरकत कर सकती है। दोस्तों बंटी पुलिस वालों को बताता है कि सर मैं महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए गया था, वहाँ पर मैं अपने दोस्त के रूम में रहता था और नौकरी करता था, लेकिन मेरी पत्नी मेरे से कहने लगी कि मैं भी महाराष्ट्र में आना चाहती हूँ, शहर घूमना चाहती हूँ। तब मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने दोस्त के कमरे में तो रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं एक ऐसे रूम की तलाश कर रहा था जहाँ पर मैं और मेरी पत्नी सुकून से रह सकें। तभी मेरी मुलाकात सुनीता मैडम से हुई थी और मैं उनसे रूम के बारे में सिलसिले में बातचीत किया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे घर में एक रूम खाली है, अगर तुम लोग रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तो मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ और मैं पत्नी को लेकर आ गया और उसी घर में रहने लगा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बंटी जब अपनी पत्नी के साथ सुनीता मैडम के घर में रहने लगा था तो वो बहुत खुश था और जब बंटी अपने कंपनी में काम करने के लिए चला जाता था तो उसकी पत्नी सुनीता मैडम के साथ अक्सर बातचीत करते थे और मौज मस्ती करते थे। और दोस्तों सुनीता मैडम को बंटी की पत्नी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि घर में 2 औरतें हैं, एक का पति मर चुका है, वो अकेले रहती है, तो जाहिर सी बात है कि इधर उधर आते समय बातचीत हो जाएगी और टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई पास में होना चाहिए। इसलिए सुनीता मैडम उसकी पत्नी से बातचीत किया करते थे और दोस्तों ये लोग एक परिवार की तरह वहाँ पर रहा करते थे। तभी दोस्तों एक दिन बंटी अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था और दोनों लोग बिना कपड़े के सोए हुए थे और सुनीता मैडम बंटी की पत्नी से मिलने के लिए जा रही थी। तभी वो खिड़की से दोनों लोग को नग्न अवस्था में देख लेती हैं और उनके मन में अजीब सा ख्याल आने लगता है। लेकिन दोस्तों सुनीता मैडम कुछ करती नहीं है, वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। अब दोस्तों इस तरीके से दिन गुजरने लगा था और सुनीता मैडम लगातार बंटी के रूम में जाने लगी थी और उसकी पत्नी से बातचीत करने लगी थी, उसकी पत्नी से मिलने लगी थी और दोस्तों इस तरीके से पूरे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों बंटी उतना पैसा नहीं कमाता था कि अपनी पत्नी को महाराष्ट्र में लेकर रह सके और दोस्तों यही वजह था कि बंटी अपने पत्नी से कहता है कि देखो तुम्हारा मन था शहर में घूमने का फिरने का, तो तुम यहाँ पर घूम फिर चुकी हो, 6 महीने तक तुम यहाँ पर रही हो, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तुम अपने घर पे चली जाओ, गांव वाले घर पर रहो, क्योंकि अगर मैं तुमको अकेले लेकर यहाँ पर रहूँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा और घर भेजने के लिए मेरे पास पैसा नहीं बचता है। क्योंकि दोस्तों जो बंटी था ना वो कंपनी में काम करता था और महीने के 13,000 रुपये कमाता था, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद उतना पैसा नहीं बचता होगा। अब दोस्तों इस तरीके से बंटी की पत्नी उसकी बातों को मान जाती है तो बंटी अपनी पत्नी को लेकर गांव पर चला जाता है और 3-4 दिन बाद जब गांव से वापस महाराष्ट्र आता है तो वहीं सुनीता मैडम के घर में रहने लगता है। लेकिन सुनीता मैडम के घर में जब 4-5 दिन तक रहता है तब बंटी सुनीता मैडम से कहता है कि मैडम जी मेरी पत्नी अब यहाँ पर नहीं रहती है, तो मैं पहले जहाँ पर रहता था अपने दोस्त के पास, मैं वहीं पर जा रहा हूँ रहने के लिए, अब मैं आपका रूम ये छोड़ने वाला हूँ। तब उसको सुनीता मैडम कहती हैं कि अगर तुम रूम छोड़ना चाहते हो तो 2 महीने का एडवांस पैसा पहले तुमको जमा करना होगा, उसके बाद तुमको रूम मैं छोड़ने दूंगी। तब दोस्तों बंटी कहता है कि मैडम जी हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं 2 महीने का एडवांस पैसा आपको दे दूं, और पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि रूम छोड़ने के लिए कोई मुझसे एडवांस पैसा 2 महीने का मांग रहा है, ऐसा तो यहाँ पर कभी भी नहीं होता है।
तब दोस्तों सुनीता मैडम कहती है कि देखो नियम तो नियम होता है, अगर तुमको रूम छोड़ना है तो 2 महीने का पैसा एडवांस जमा करना होगा। अब दोस्तों बंटी एकदम से लाचार हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं। तभी सुनीता मैडम बंटी से कहती हैं कि देखो अगर तुमको यहाँ पर रहना है, तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुमसे किराया का पैसा भी नहीं मांगूंगी और ना ही तुमसे एडवांस का पैसा मांगूंगी। जब तक तुमको रहने का मन करेगा तब तक तुम यहाँ पर रहना, मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगी। अब दोस्तों बंटी इस बात को सुनकर सुनीता मैडम के हाँ में हाँ मिला देता है और कहता है कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप बताइए क्या बात है, आपका क्या काम करना है। तब दोस्तों सुनीता मैडम कहती हैं कि जिस तरीके से तुम अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में रहते थे, ठीक उसी तरीके से तुम मेरे साथ रहो तो मुझे अच्छा लगेगा। बस मैं इतना सा चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे पति का सुख दो। अब दोस्तों बंटी को ये ऑफर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बंटी सुनीता मैडम की बातों को मान जाता है और सुनीता मैडम के साथ अपनी पत्नी की तरह उन्हीं के घर में रहने लगता है। जब घर पर नौकरानी आती थी खाना बनाने के लिए तो जो सुनीता मैडम थी वो अपने कमरे में रहती थी और जब उसकी नौकरानी चली जाती थी तो जो सुनीता मैडम थी वो बंटी के कमरे में जाती थी और पूरी रात उसके साथ गुजारती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी। अब दोस्तों इस तरीके से वक्त गुजरने लगा था, लेकिन 6 महीने बाद बंटी सुनीता मैडम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैडम अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, अब मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। तब दोस्तों सुनीता मैडम कहती हैं कि नहीं, मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगी, मैं तुमको छोड़ नहीं सकती हूँ। अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर छेड़खानी का केस लाकर तुमको फंसा दूंगी और तुमको जेल के अंदर डलवा दूंगी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर बंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों पहले बंटी अपने मन से उनके साथ रहता था, लेकिन अब जो बंटी है वो मजबूरी में उनके साथ रहने लगा था, समय बिताने लगा था और सुनीता मैडम के साथ संबंध बनाने लगा था। लेकिन एक दिन बंटी की पत्नी फोन करती है और कहती है कि आप छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए घर पर आ जाइए, आपको देखने का, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, आपको घर पर आए हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तब दोस्तों बंटी कहते हैं कि ठीक है, अभी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, इसलिए मैं घर पर नहीं आ सकता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सुनीता मैडम उसको वहाँ से कहीं जाने ही नहीं दे रही थी, इसीलिए बंटी जो है वो अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है कि कंपनी में उसका काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको छुट्टी नहीं मिल रही है और वो घर पर नहीं जा सकता है। अब दोस्तों इस तरीके से वक्त गुजर रहा था, लेकिन बंटी सोचता है कि अगर इस तरीके से मैं सुनीता मैडम के चक्कर में फंसा रहूँगा, उनके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए बंटी क्या करता है कि एक प्लान बनाता है और बंटी क्या करता है कि सुनीता मैडम को अपने कमरे में बुलाता है, उनके साथ रात को शारीरिक संबंध बनाता है और जब सुनीता मैडम संबंध बनाने के बाद थक कर सो जाती हैं तो जो बंटी है उनका ये चीज़ दबा देता है और दबाकर उनको मौत के घाट उतार देता है और फिर उनकी बॉडी को उनके कमरे में ले जाकर सुला देता है और उनका एटीएम चुराता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब दोस्तों फरार होने के बाद बंटी एक एक करके उनका सारा पैसा एटीएम से निकाल लेता है और फिर महाराष्ट्र छोड़कर कोलकाता चला जाता है और बंटी सोचता है कि शायद अब जिंदगी में उसको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, किसी को उसके ऊपर शक नहीं होगा। लेकिन जब सुनीता मैडम का लड़का वैभव जो था वो घर पर आता है और जब उनका पैसा निकालने के लिए बैंक में जाता है तब जाकर उसको पूरी सच्चाई के बारे में पता चलता है और दोस्तों इस तरीके से बंटी के कर्मों की सज़ा उसको मिल जाती है और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुनीता मैडम कुछ कम नहीं थी, उनकी उम्र 60 साल की हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे, उनकी बच्चों की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उनको अभी शारीरिक संबंध बनाना था, शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उनको अभी शारीरिक संबंध बनाने का भूत जो है उनके सर पर उनके चढ़ गया था और सुनीता मैडम सोच रही थी कि जब तक वो चाहेंगी तब तक बंटी को अपने जाल में